सो स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं क्लास 12 सामान्य हिंदी आप सभी का यूपी बोर्ड का जो आप सभी का संस्कृत का पोर्शन है। हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका का पोर्शन है, उसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है भोजोस्योदर्यम। ठीक है, भोजोस्योदार्यम इस चैप्टर का जितना भी गद्यांश है, ठीक है, जितना भी पैराग्राफ्स है, जितना भी गद्यांश है, उसका हिंदी में अनुवाद। ठीक है, संस्कृत में आपको गद्यांश दिया जाता है और उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना रहता है। ठीक है, और बेसिकली ये जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये 7 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करिएगा और फिर भी जहाँ भी आपको डाउट लगता है वीडियो को पॉज करिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को, डाउट को ड्रॉप करिएगा। ग्रुप में जुड़ने के लिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप सभी गद्यांश के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो संस्कृत में आपको गद्यांश लिखा हुआ रहेगा वो मैं नहीं आपको बताऊंगा पूरा पढ़ के, बट हाँ आपको स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट बता दूंगा कि इतने से इतने बीच के गद्यांश का मैं आपको हिंदी में यहाँ पे अनुवाद बताने वाला हूँ, संदर्भ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो हमारा पहला गद्यांश है, और ये सभी वही गद्यांश हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हर बार, और इस बार भी आने के चांसेस 100% है। तो पहला जो हमारा गद्यांश है वो है, स्टार्ट हुआ है ततः कदाचित से लेकर के पुनः रुद्र धमुचित। ठीक है, यहाँ तक का जो पूरा गद्यांश है इसका हिंदी में आप सभी को अर्थ बताने वाला हूँ। ये गद्यांश आपको अनिवार्य संस्कृत में या फिर संस्कृत दिग्दर्शिका में संस्कृत में देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपको इसका हिंदी में अनुवाद बताएंगे और आपको यही करना रहता है एग्जामिनेशन में आपसे जैसे इतना गद्यांश दे दिया गया, पहला गद्यांश यहाँ पे जैसे दिया गया तदा कदाचित से लेकर के पुनः रुद्ध मुचित से लेकर के इतना दे दिया गया गद्यांश, और इसका आपको दे दिया जाएगा क्या करने के लिए, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। 7 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। इसका संदर्भ कैसे लिखते हैं आप सभी को बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ और 101% आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, संदर्भ में आपको यह लिखना रहता है, यह गद्य खंड। जैसे अगर गद्यांश है तो उसमें हम लिखेंगे यह गद्य खंड, अगर पद्यांश है तो उसमें हम लिखेंगे पद्य खंड। पद्यांश क्या होती है, जो 2 लाइन होती हैं, 4 लाइन होती हैं, कविताएं होती हैं, वो आती हैं पद्यांश के अंदर। जो आपका पैराग्राफ होता है 10 लाइन का, 8 लाइन का, जो गद्य होता है वो होता है गद्यांश के अंदर। ठीक है, कहानियाँ होती हैं, पैराग्राफ होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लिखोगे संदर्भ में कि यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, संस्कृत दिग्दर्शिका आप सभी का जो पोर्शन है सामान्य हिंदी, उसमें ये सेक्शन है संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजोस्योदार्यम पाठ से उद्धृत है। उद्धृत है मतलब लिया गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजोस्योदारम पाठ से लिया गया है। ठीक है, बस इतना सा ही सिंपल सा लिखना है, ये आपका संदर्भ हो गया। अब आते हैं हम दूसरे नंबर अनुवाद पे। ठीक है, तो देखिए इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में क्या बताया गया है, क्या बातचीत हुई है। ठीक है, या फिर इसका हिंदी में अर्थ क्या है, हिंदी में अनुवाद क्या है, वो देखते हैं। तो देखिए इस गद्यांश को स्टार्ट होता है तदा कदाचित से लेकर के, तो इसका मतलब होगा हिंदी में, इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव केवल लंगोटी पहने। ठीक है, एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा ने बोला प्रवेश कराओ। तब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा यह मानकर प्रसन्न होकर के खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि रोते क्यों हो। तब कवि ने बोला, राजन मेरे घर की दशा सुनिए। अब वो कवि जो है वो राजन को क्या करता है, अपने घर की दशा सुनाता है। तो इसी गद्यांश में आपको 2 लाइन का एक कविता देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए वो सुनाता क्या है कि घर से बाहर रास्ते पर खील बेचने वाले के द्वारा ऊंचे स्वर में अरे खील ले लो की आवाज़ सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को संभाल कर बंद कर दिया, जिससे कि वो, ठीक है, वो सुन न सके और सुन करके खील दिलवाने का हठ न कर सके। और मुझे दरिद्र पर जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली वह मेरे हृदय को कांटे की तरह गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही सामर्थ हैं। ठीक है, अब इस पूरा पैराग्राफ का ओवरऑल मीनिंग ये है, इस पूरा गद्यांश का ओवरऑल मीनिंग क्या है वो आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए इस गद्यांश में ओवरऑल मीनिंग यही है
कि ये जो आपका गद्य खंड है ये संदर्भ हो गया, और इसका हिंदी में अनुवाद यही है कि द्वारपाल आता है, महाराज भोज से कहता है कि केवल लंगोटी पहने हुए एक विद्वान जो है द्वार पर खड़ा है। राजा ने बोला कि प्रवेश कराओ, और प्रवेश होकर के कवि ने भोज को देखा, राजा को देखा, और कवि से राजा से बोला कवि ने कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, और यही विश्वास करके वह प्रसन्न होकर के खुशी के आंसू बहाने लगा। राजा ने उसे देखकर कहा कि कवि रोते क्यों हो। तब कवि ने राजन को अपने घर की दशा सुनाई कि बाहर, घर के बाहर रास्ते पर खील बेचने वाले के द्वारा ऊंचे स्वर में बोला गया कि अरे खील ले लो, की आवाज़ सुन करके क्या हुआ कि उसकी जो पत्नी थी उन्होंने अपने बच्चों के कानों को बंद कर दिया, संभाल करके ढक दिया, जिससे कि वो उसकी आवाज़ न सुन सकें और खील लेने की हट न कर सके दिलवाने की। और मुझ दरिद्र पर जो यह देख करके आंसू भरी दृष्टि उन्होंने डाली उसकी पत्नी ने, वह मेरे हृदय को कांटे की तरह गड़ गई, जिसे निकालने मैं आपके पास आया हूँ। ऐसा किसने कहा? कवि ने कहा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड नंबर गद्यांश, राजा शिव। ठीक है। राजा शिव, शिव से लेकर के विच्छाटनम यहाँ तक का जो गद्यांश है सेकेंड नंबर, ये आप बुक में देख लेना, इसको आप नोटिस करते रहना, देखते रहना। ठीक है। अब इसका संदर्भ क्या होगा? यह गद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजोस्योदार्यम पाठ से उद्धृत है, मतलब लिया गया है। संदर्भ सेम ही रहता है, बस नेम क्या होगा चेंज, चैप्टर का नाम। इसका अनुवाद क्या है? राजा ने शिव शिव कहते हुए, इसके आगे का पैराग्राफ है। फर्स्ट नंबर पैराग्राफ कहाँ खत्म होता है? कवि उसको क्या कहता है, अपने घर की दशा बताता है। ठीक है। उसके बाद आगे का पैराग्राफ क्या है, आगे की कहानी क्या है? राजा ने शिव शिव कहते हुए, अर्थात अत्यधिक करुणा प्रकट करते हुए, प्रत्येक अक्षर के लिए 1-1 लाख रुपए देकर कहा, तुरंत घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी हो रही होगी। दूसरे दिन अन्य किसी दिन भोज शिवजी को प्रणाम करने शिवालय गए। वहां किसी ब्राह्मण ने शंकर के समीप जाकर कहा, भगवान शंकर की आधी देह दानव वैरी अर्थात भगवान विष्णु ने ले ली है, आधी पार्वती जी ने ले ली है, तब है यह देह। इस पृथ्वी तल पर गंगा भगवान शिव के ही देह रहित हो जाने पर सागर को सुशोभित करने लगी, मतलब सागर को चली गई। चंद्रकला आकाश को, शेषनाग पृथ्वी तल से नीचे पाताल को, सर्वज्ञता और ईश्वरता, शक्तिमान और प्रभुता आपको प्राप्त हुई है, और भीख मांगते फिरना मुझे। इस प्रकार भगवान शंकर के समस्त गुण विभिन्न स्थानों पर बट गए हैं। ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड जो आप सभी का गद्यांश है, इसका हिंदी में अनुवाद। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो गद्यांश का मैंने आपको हिंदी में अनुवाद बताया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है। उसके बाद लास्ट एक और बचता है गद्यांश जो कि थर्ड नंबर है, और उसके बाद फोर्थ नंबर है। ठीक है। तो थर्ड नंबर ये है कि राजा तुष्टः से लेकर के लक्ष्मी उद्यमी नामी, इस गद्यांश का क्या हिंदी में अनुवाद होगा। ठीक है। तो संदर्भ तो सेम ही रहता है, आपको पता है, बस अनुवाद चेंज होता है। तो देखिए, राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए। अन्य किसी दिन राजा ने पास में स्थित सीता नाम की किसी कवित्री से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। ठीक है। तो सीता जी जो कवि हैं, कवित्री हैं, उन्होंने कहा कि इस प्रभात बेला में बड़े तारे कलयुग में सज्जनों के समान बहुत कम हो गए हैं। मुनियों के मन के सदृश आकाश सर्वत्र निर्मल स्वच्छ हो गया है। अंधकार सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के समान दूर हो गया है, और रात्रि उद्योगरहित व्यक्ति की समृद्धि के समान शीघ्र समाप्त हो जा रही है। अर्थात जो व्यक्ति धन कमाने में उद्योग न करके पहले से जमा धन ही व्यय किए जाता है, जिस प्रकार उसकी समृद्धि शीघ्रता पूर्वक घटती जाती है, उसी प्रकार रात भी शीघ्रता से ही समाप्त होती जा रही है। इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में राजा तुष्टा से लेकर के लक्ष्मी उद्यमी नाम्य, ठीक है, इस गद्यांश का पूरा हिंदी में अर्थ यही है जो कि यहाँ पे बताया गया है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस गद्यांश शुरू होता है राजा तुष्टा से। तो राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दिए। अन्य किसी दिन राजा ने पास में समीप स्थित सीता नाम की कवित्री से कहा कि देवी प्रभात का आप वर्णन करिए। तो कवित्री ने क्या कहा, कैसे वर्णन किया कि इस प्रभात बेला में बड़े तारे जो हैं वो कलयुग में सज्जनों के समाप्त
बहुत कम हो गए हैं, मतलब जो सज्जन व्यक्ति हैं वो बहुत कम हो गए हैं। मुनियों के मन के सदृश आकाश सर्वत्र निर्मल स्वच्छ हो गया है। अंधकार सज्जनों के चित्त से दुर्जनों के समान दूर हो गया है, और रात्रि जो है वो उद्योग रहित व्यक्ति के समृद्धि के समान ही शीघ्र समाप्त होती जा रही है। अर्थात जो व्यक्ति धन कमाने में उद्योग न करके पहले से ही जो धन उसने कमा रखा है, जमा कर रखा है, उसका व्यय करते जा रहा है, उसकी जो समृद्धि होती है जिस प्रकार शीघ्रतापूर्वक घटती जाती है, वैसे ही जो रात है वो भी शीघ्रतापूर्वक समाप्त होती जा रही है। ठीक है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट इस चैप्टर का जो 4th नंबर गद्यांश, वो है राजा तस्य लक्षम से लेकर के लक्षम दद। ठीक है, यहाँ तक। देखिए इसमें संदर्भ भी सेम ही रहेगा, अनुवाद केवल चेंज होता है, आपको पता है। तो इस गद्यांश में क्या होता है, इसकी कहानी या फिर हिंदी में अनुवाद, आप इस गद्यांश को नोट कर लीजिएगा अपने बुक में कहाँ पे है और देख लीजिएगा। राजा ने उसे 1 लाख रुपए देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, ठीक है, राजा क्या करते हैं, राजा ने 1 लाख रुपए देकर कालिदास से कहा कि मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा कि पूर्व दिशा उसी प्रकार पीली हो गई है जैसे सुवर्ण के संयोग से पारा पीला हो जाता है। चंद्रमा उसी प्रकार कांतिहीन मतलब फीका दिखा पड़ रहा है जैसे गंवार मतलब मूर्खों की सभा में विद्वान। तारे क्षण भर में उसी प्रकार छिड़ हो गए हैं जैसे उद्योग रहित राजागण की राजश्री छिड़ हो जाती है। और दीपक उसी प्रकार शोभा नहीं पाते हैं जैसे धनहीन व्यक्तियों के गुण, मतलब निर्धन व्यक्ति चाहे कितना भी गुणी हो, समाज में उसके गुणों का उचित मूल्यांकन या आदर नहीं होता है, और धनी व्यक्ति गुणहीन हो तो भी उसका समाज आदर करता है। राजा ने अति संतुष्ट होकर उससे प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, भोजोस्योदार्यम। इस चैप्टर के 4 जितने भी गद्यांश थे उसका हिंदी में अनुवाद, जो कि मैंने आपको एक एक चीज़ें बताई हैं। और जो ये 4th नंबर गद्यांश है आपका, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हमारा फर्स्ट नंबर गद्यांश ये जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी गद्यांश आप हैं उनको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, बट ये जो है दो वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।